स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे जूते को दिखाकर जिसे खरीदने की हमारी औकात नहीं। फिर हम देखते हैं रोड की दूसरी तरफ से कोई लड़का रनिंग कर रहा होता है। कोई नहीं, सभी रनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का फेस रिवील होता है और उसका नाम भी। वो रनिंग करते हुए कहता है, मेरा नाम है जू इन गोंग। ये नाम मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नाम दे दिया। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि मैं इस नाम के साथ इस दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाऊं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस नाम का मतलब कोरिया में प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी MC। अगले सीन में हम देखते हैं जू को। वो एक दुकान में आ गया था, बियर बार में नहीं, उस दुकान में। पहले से दो लोग मौजूद थे। उसे देखकर वो दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं, जू इन गोंग आ गया। फिर जू हमें बताता है, ये बात क्लियर है, मैं जब तक जवान था तब तक मेरे नाम की वजह से हमेशा या अंत तक लोगों ने मेरा नगर नाच बनाया, और मुझे इस नाम के मतलब की तरह कोई परवाह नहीं थी कि मैं कभी किसी MC की तरह बन पाऊंगा। फिर हम देखते हैं जू को, जो उस दुकान वाले से कहता है, एक मिनट, मुझे लगा कि ये इसके फलाने, लेकिन ये तो नागिन के भेष में लड़का है। फिर जू कहता है, अब मेरा मजाक बनाना बंद करो, तुम्हारे पास वो गेम है कि नहीं? वो फीमेल बॉय हंसते हुए कहता है, हाँ, चिंता मत करो, मैंने तुम गरीब के लिए एक बचा के रखा था, नहीं तो तुम मेरी दुकान के बाहर नगर नाच करने लगते। फिर वो जू को एक गेम दिखाते हुए कहता है, इसका नाम है नाइट सागा। ये एक वर्चुअल रियलिटी RPG गेम है। इसकी स्टोरी ह्यूमन और डिमन के बारे में है। इसमें हम सस्ता पैग नहीं लगाते। ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम ह्यूमैनिटी के हीरो लोच के बीच अपना कैरेक्टर चूज करते हैं, या डिमन रेस का कोई कैरेक्टर, और हम डिमन किंग के सबसे बड़े बेटे को नगर नाच करना सिखाते हैं। फिर हम दुनिया घूमते हैं और अपने एडवेंचर के साथ इस दुनिया के मिशंस पूरा करते हैं। फिर जू हमें बताता है, मैंने लगभग इस गेम को 10 बार कंप्लीट किया था, क्योंकि उस वक्त मेरी जवानी कुछ ज्यादा उछाल मारती थी, और यही वजह है कि मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर MC इस गेम को क्यों खरीद रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वाला गेम उसका रीमेक है। फिर हम देखते हैं एक PC को। जू कहता है, ये वो पहला गेम है जो रिलीज हुआ था VR के बाद। फिर हम देखते हैं जू को, जो कि वो गेम लेकर आ चुका था, लेकिन अभी भी इसकी जवानी उछाल मार रही है पहले की तरह, क्योंकि ये तुरंत उस गेम को अपने डिवाइस में लगाने भी लगता है, और फिर अपने घर को ड्राइविंग पर ले जाने के लिए हेलमेट लगाने लगता है, और उस गेम की चिप को इंसर्ट करने के बाद अपना खानदानी जलवा दिखाने के लिए कुर्सी की पेटी लगाकर रेडी हो जाता है, और कहता है, मैं आज ज्यादा गेम नहीं खेलूंगा, सिर्फ 8 घंटा ही खेलूंगा। फिर हम देखते हैं वो गेम में नहीं, गेम से टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मेंशन का सीन, जहां पर कोई बच्चा कहता है, क्या मैं गेम में हूं? लेकिन देखकर लगता है कि ये गेम की असली शुरुआत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं का प्रेसिडेंट नहीं हूं कि मेरे लिए गेम की शुरुआत बिस्तर से होगी। फिर हम देखते हैं कैमरा झूम होता है उस बच्चे के फेस पर, चेहरा इंसान का और कान एल्फ्स के, यानी ये एल्फ्स ही है। वो कहता है, लेकिन ये कैरेक्टर कौन सा है? और हमें पता चलता है हमारे MC का रिग्रेशन हुआ है इस गेम की दुनिया में। फिर उस कमरे के बाहर से आवाज आती है। जू भी उधर देखता है। कोई कहता है, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? हम देखते हैं पर्दा हटाते हुए एक ऑर्क को, जो जू से कहता है, जल्दी से उठकर बाहर आइए, क्या आपको नहीं पता कि आज हम बिजी होने वाले हैं? फिर हम देखते हैं जू को। बाकी सभी मेन कैरेक्टर्स की तरह ये डरता नहीं है और खुश होते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर के पास जाता है। फिर जू कहता है, इस गेम का ग्राफिक्स तो एकदम खतरनाक लेवल का है। वो ऑर्क मॉन्स्टर कहता है, क्या? ये क्या बक रहे हो MC? जू भी लाइक, अभी चुप जा खोपड़ी के। फिर जू थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूं? लेकिन एड्स में तो ऐसा दिखाया ही नहीं था। धीरे धीरे जू को रियलाइज होता है कि ये गेम नहीं है। फिर वो उस ऑर्क से कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ऑर्क कहता है, तू MC, ये बक रहे हो? आज के सपने में सुअरों के साथ नगर नाच करके उठे हो क्या, कि मेरा नाम भी याद नहीं? मेरा नाम है करक। जू कहता है, करक? ये तो एक बीमारी का नाम है। फिर करक वहां से जाते हुए कहता है, सब लोग आपके इंतजार में हैं, राजकुमार सूत्रा इग्नस। ये सुनकर पहले तो जू खामोश रहता है, फिर अपने आप से कहता है, सूत्रा इग्नस, डिमन किंग का 9th सन।
लेकिन मुझे मेरा कैरेक्टर चूज करने का मौका क्यों नहीं मिला? कहीं ये गेम ऑनर ने पौआ तो नहीं चढ़ा रखा है? फिर वो हाथ हिलाते हुए कहता है, खुल जा सिम सिम। वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और फिर हम उसके सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसमें उसका नाम और जीवन कुंडली लिखी थी, लेकिन इसके स्टैट्स नॉर्मल से भी नॉर्मल थे। फिर वो उसकी डिटेलिंग करते हुए कहता है, क्या मुझे शुरुआत इस कैरेक्टर के साथ करनी होगी? और जब हम अपने नए कैरेक्टर के साथ आते हैं तो हमारे स्टैट्स 10 होते हैं। लेकिन इस सज्जन के साथ क्या दिक्कत है भाई? ये सिर्फ नाम का राजकुमार है, काम से लल्लू है। फिर वो कहता है, तो अब मैं अपनी स्किल्स को चेक करता हूं, जिसमें हम देखते हैं उसके पास 2 स्किल्स हैं। पहले का नाम है कॉन्क्वेस्ट और दूसरे का नाम है प्रोटेगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट, और ये दोनों स्किल लेवल 1 पर हैं। फिर वो उन दोनों स्किल्स के बारे में बताता है, लेकिन सिर्फ खुद को। हमें बाद में पता चलेगा। फिर उसकी रंग में भंग करते हुए करक कहता है, दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करने लग गए क्या? हम लड़के हैं, थोड़ी तो शर्म करो। जू उससे कहता है, बस मैं थोड़ी देर में आया। भाई, अब से मैं हमारे एमसी को इग्नस कहूंगा। इग्नस जब करक के साथ बाहर आता है तो वो अपने सामने का नजारा देखकर कहता है, ये सब क्या है? हम देखते हैं ऑर्क्स मॉन्स्टर की एक बड़ी सेना को। इग्नस कहता है, प्रोटेगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट का क्या काम हो सकता है? फिर वो करक से कहता है, वार जोन का एटमॉस्फेयर कैसा है? करक कहता है, बकवास बंद करिए और आगे बढ़िए। हमें स्कारलेट लाइटनिंग के कमीनों को ठिकाने लगाना है। इग्नस शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या बोल रहे हो? लेकिन वो और कुछ कहता है। इससे पहले ही करक उससे कहता है, यह हमारी पहली लड़ाई है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन इग्नस उसकी यह बात सुनकर कहता है, जरा रुको, मेरे ट्यूटोरियल के बारे में क्या? फिर हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है, क्योंकि इन स्कारलेट लाइटनिंग के कमीनों ने खुद की मिलिट्री फोर्स तैयार कर ली है, क्योंकि वह सब महाभारत करना चाहते हैं। और यही एक वजह नहीं है इग्नस को 7th प्रिंस और 8वीं प्रिंसेस के साथ रिश्ता जोड़ना है। फिर हम देखते हैं इग्नस को, जो कि उन ऑर्क मॉन्स्टर के साथ बैटल के लिए निकल गया था। फिर वो करक से पूछता है, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं लेकिन सिर्फ 10 लोगों की सेना लेकर? तुम्हारी जवानी बवाल मार रही है क्या? फिर करक कहता है, मैंने कल ही तो कहा था कि आज हम सिर्फ पेट्रोलिंग करने जाएंगे। इग्नस कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा कहा था? ये बात सुनकर करक कहता है, कल के दिन कोई सस्ता नशा कर लिया था क्या? क्योंकि आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। लेकिन इग्नस उसे इग्नोर मार देता है। फिर वो हवा में हिलाता है अपना हाथ, जिससे मिल जाता है उसे सिस्टम का साथ। वो कहता है, ऐसी दुनिया में जहां इंटरनेट नहीं है, फिर भी अगर मैं गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकूं तो मुझे लगता है यहां के लोग मेरी पूजा करने लगेंगे। खैर, वो कहता है, मैं जानता था कि यहां एक मिनी मैप भी है। ये सच में काफी मजेदार है, मैं हमेशा इसे एक्टिवेट करके ही रखूंगा। फिर वो अपने सिस्टम के क्रोम में कुछ देखता है और कहता है, क्या ये कोई हिडन पाथ है या फिर कोई इवेंट है? फिर हम करक को देखते हैं। वो अपना गूगल मैप्स का यूज करते हुए कहता है, वो रास्ता आगे से होकर जाएगा, लेकिन उस रास्ते से बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। भाई, अपने गूगल मैप्स को अपडेट कर लो। करक को खुद नहीं पता कि रास्ता कहां से है। फिर इग्नस उन सब से कहता है, मुझे फॉलो करो, मैं एक रास्ते के बारे में जानता हूं जिससे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। करक कुछ नहीं कहता क्योंकि भाई वो प्रिंस है। फिर हम देखते हैं सभी ऑर्क्स इग्नस के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर इग्नस उन्हें कोपचे के रास्ते से ले जाने लगता है। फिर उनसे बंदर की तरह माउंटेन क्लाइंबिंग करवाता है, लेकिन लेवल 1 पर होने की वजह से उसका खुद का लेवल निकल जाता है। लेकिन फाइनली वो उन सबको सबसे बड़े कोपचे तक पहुंचा देता है। करक पूछता है, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या आप कोई जादूगर हैं या सिर्फ होने ढोंग कर रहे हैं? इग्नस कहता है, चुप हो जा एमसी, क्योंकि भाई साहब का अभी लेवल निकल गया है। फिर करक इग्नस से कहता है, आप ठीक तो हैं? कहीं सुबह बिस्तर में कोई कांड कर दिया था क्या? क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। इग्नस उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि लेवल 1 पर इतनी मुश्किल होती है। फिर वो करक को ऑर्डर देता है ये चेक करने के लिए कि दरवाजा खुलता है या नहीं। लेकिन हम देखते हैं उसके पैर के आसपास एक मैजिक सर्कल बनने लगता है। फिर इग्नस के अंदर से काफी एनर्जी निकलने लगती है। वो खुद से कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुंदरियों के साथ नगर नाच कर रहा हूं, मेरी थकान गायब हो गई। इसके बारे में वो सिस्टम में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल अप हो गया।
वो कहता है, ये तो अब फायदा हुआ रिग्रेशन का, क्योंकि हम इस दुनिया में MC के तौर पर आए हैं, तो कुछ तो खास होगा ही। फिर वो और तिगड़म करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी स्टैट्स में 2 पॉइंट ऐड हुए हैं। इग्नस कहता है, ये तो कमाल है, सिर्फ चलते चलते लेवल अप हो गया। वो और तिगड़म करता उससे पहले ही करक उसकी रंग में भंग करते हुए कहता है, जल्दी करो MC। इग्नस उसे कहता है, हाँ, अभी आया। फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि वहां अंदर क्या है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। फिर वो प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट वाली स्किल को याद करते हुए कहता है, तो उसका मतलब इससे था। आगे हम देखते हैं एक गुफा को। करक इग्नस से कहता है, ये गुफा ड्वार्फ्स ने खोदी है। इग्नस कहता है, ड्वार्फ? मुझे तो लगता था कि वो सब निकम्मे होते हैं। करक कहता है, पहले वो सब निकम्मे थे, लेकिन अब नहीं। इग्नस उससे पूछता है, क्या वो सब डिमोनिक रियलम से निकल गए? करक कहता है, मुझे नहीं पता, जितना पता था उतना बता दिया। फिर वो आगे की तरफ देखकर कहता है, नाइस। लेकिन वो खजाने की खुशी में सबके सामने नगर नाच करता उससे पहले ही उसके साथी डाका डालने पहुंच जाते हैं। उनमें से एक कहता है, उन बेवकूफ ड्वार्फ्स ने इतना खजाना छोड़ दिया हमारे लिए। इग्नस सबको ऑर्डर देता है, सब कुछ भर लो, चाहे कितना भी भारी हो, घर तक ले चलो। मैं सोच रहा हूं कि हमारा MC सच में दरिया दिल है, क्योंकि वो उन वेपन्स को हाथ तक नहीं लगा रहा। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आप इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि आपका लेवल निकला हुआ है। दूसरे वेपन के ऊपर भी यही लिखा था, आपकी इतनी औकात नहीं कि हमें उठा लो। तीसरे वेपन के ऊपर भी यही लिखा था, आपका खानदानी खून बवाल नहीं है, इसीलिए आप इसके भी काबिल नहीं हैं। लेकिन हमारा MCB लाइक, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। वो उन सबको अपनी इन्वेंटरी में रखने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। वो कहता है, किसी भी सामान के ऊपर अपनी दुलारी उंगली रखो और वो चीज इन्वेंटरी में आ जाती है। लेकिन तभी वो देखता है, उनकी तरफ मॉन्स्टर्स का झुंड आने लगता है। वो बाकी सभी से चिल्लाकर कहता है, सब लोग पीछे आ जाओ। लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही उनके सामने की वॉल पर एक क्रैक पड़ता है और फिर एक बड़ा धमाका। हम देखते हैं किसी की लाल टांग को। वो सभी रेड कलर के ऑर्क्स थे। उनका लीडर कहता है, तुम सब कमीनों को क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सब किस रास्ते से जाओगे। फिर नैरेटर हमें इसका नाम और थोड़ी सी जानकारी देता है। ये स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब का जनरल है और इसका नाम काईचान है। बस इसके तुरंत बाद ही वो अपने साथियों से कहता है, साथ निभाना साथिया, खड़ी कर दो इनकी खटिया। फिर वो रेड ऑर्क्स हमारे MC के साथियों पर हमला बोल देते हैं और कईयों को काट देते हैं। हम देखते हैं इग्नस पीछे से कमान संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। वो कहता है, मैं क्या करूं? सिस्टम उसे एक टास्क देता है, इन सबको मारो तो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और उसका गुड लक। उसका एक साथी एक रेड ऑर्क को इग्नस के पास ले आया, इस उम्मीद में कि इग्नस उस पर पीछे से हमला करके उसे मार दे। इग्नस भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस रेड ऑर्क पर हमला करता है, लेकिन उसका बैड लक भी साथ आया था। उसकी वो तलवार जवाब दे जाती है। वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या मैं सच में निकम्मा हूं? वो रेड ऑर्क इग्नस की तरफ गुस्से से देखता है, जिससे उसकी फटकर 64 हो गई थी। वो रेड ऑर्क हमारे MC को भगाने लगता है, लेकिन उसका बैड लक उसका साथ नहीं छोड़ता। इग्नस एक पत्थर के साथ लगकर नीचे गिर जाता है और एक ही बार में उसकी HP 15 से 1 पर आ जाती है। वो देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अब उसके मरने का चांस 95% हो गया था। उसकी रंग में भंग करते हुए वो रेड ऑर्क भी उसके पास आ गया था और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हीरो की तरह कर्क इग्नस को बचा लेता है। कर्क इग्नस से कहता है, क्या कर रहे हो और निकलो यहां से। इग्नस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। वो कहता है, क्या मैं भी एक कचरा हूं? फिर वो खुद को शांत करके कहता है, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो हाथ को देखकर कहता है, मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है, ये तो बस एक गेम है। इग्नस कहता है, अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, आज के लिए इतना काफी है। वो सिस्टम के मेन्यू में जाता है,
ये गेम सच में बहुत खतरनाक है, लेकिन सिस्टम के मेन्यू का मतलब है अपना स्टेटस विंडो देखना। वो अपनी स्किल्स के बारे में चेक करता है, लेकिन सिस्टम कहता है आपके पास कोई भी स्किल नहीं है। इसे देखकर हमारा एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा तो उसकी तब फट के चौसठ हो जाती है जब वो देखता है सिस्टम के सिर्फ 4 ऑप्शंस को। वो कहता है इस गेम को एंड करने का ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं यहां हमेशा के लिए ट्रैप हो गया हूं। वो वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन उन रेड ऑर्क्स का लीडर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो इग्नस के ऊपर रेड मैजिक 10 प्रो प्लस से हमला कर देता है। वो अटैक तेजी से इग्नस की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं इग्नस के तोते उसे हुए थे। वो इस अटैक को देखकर अपने मन में कहता है मैं अभी यहां नहीं मर सकता, कोई आकर मुझे बचा लो। लेकिन इस बार कोई उसकी मदद करने नहीं आता है और वो अटैक सीधे इग्नस को हिट करता है। वो एक वॉल के साथ भिड़ता है। वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं इग्नस की हालत लगभग मरने की कगार पर थी, लेकिन रेड ऑनर्क का लीडर अभी भी नहीं रुकता। वो इग्नस पर आखिरी ब्लो देकर उसे खत्म कर देता है। हम इग्नस की सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसमें उसकी HP 0 हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं डार्क फॉग को और फिर अपने MC को। वो ऐसी जगह पर खड़ा था मानो अभी कोई लाइट जलाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करेगा। इग्नस कहता है ये कौन सी जगह है? क्या मैं मरा नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि उस कमाने ने मुझे मार गिराया था। फिर वो शॉक्ड होकर कहता है अब ये कोई मत कहना कि मेरा राम नाम सत्य हो गया और लोग मेरे मरने की खुशी में अब दही चूरा का मजा लेंगे। तभी उसके सामने से बहुत रोशनी आने लगती है। उसे लगता है कि सच में आज उसका बर्थडे है। कोई उसे कहता है तुम इस जगह के फेटेड एग्जिस्टेंस हो, सबसे जीतो, सबको अपना गुलाम बनाओ और सब पर राज करो। इग्नस को लगता है चलो बर्थडे विश तो नहीं हुआ, लेकिन एक गिफ्ट तो मिला। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंखें 2 कलर की थीं। इग्नस को लगता है कि ये लड़की ही सेकंड गिफ्ट है। इग्नस कहता है अरे कहना क्या चाहती हो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से फिर रोशनी करके चली जाती है। इग्नस को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। आगे हम फिर से उस फाइट का सीन देखते हैं। रेड ऑक्स ग्रीन ऑक्स पर भारी पड़ रहे थे और भारी करने के लिए उनका लीडर भी वहां पर आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है इन्हें क्या लगा इतने कम लोगों की सेना लाकर हमसे नगर नाच में जीत सकते हैं? सच में ये ताकतवर हैं या फिर फरियाही डांस करने वाले बेवकूफ हैं? फिर कैमरा झूम होता है। 2 लोगों को दिखाया जाता है। रेड ऑर्क्स का लीडर थोड़ा ब्लर होकर दिख रहा था। वो कहता है ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जल्दी खत्म करो और चलो दही चूरा खाने। और हम एक ग्रीन ऑर्क से गोल्डन एनर्जी निकलते हुए देखते हैं। उन रेड ऑर्क्स का लीडर उस तरफ देखकर कहता है वो क्या है? क्या वो कोई अवेकनिंग है? लेकिन किसकी अवेकनिंग हुई? हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि जिंदा हो गया था। रेड ऑनर्क्स का लीडर कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो और मैंने तो तुम्हें मार दिया था। इग्नस कहता है चुप जा खोपड़ी के, तुम्हें क्या लगा अपने मरने के मातम पर मैं तुम्हें दही चूरा खाने दूंगा? फिर हम इग्नस की सिस्टम विंडो को देखते हैं। उस पर नोटिफिकेशन आता है आपको एक स्किल मिली है टेलीकिनेसिस, जो अभी लेवल 1 पर है, लेकिन सबके लेवल बढ़ा भी सकती है और निकाल भी सकती है। इग्नस भी लाइक। आगे वो कहता है मैंने टेलीकिनेसिस कब सीख लिया? फिर वो एक और चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं उसे एक सब क्लास भी मिली थी, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट की। वो रेड ऑनर्क्स का लीडर चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है तुम सब क्या कर रहे हो? उस कमाने को एक बार फिर से मार दो, हमें किसी भी हालत में दही चूरा खाना है। लेकिन कर्क भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो घबराकर कहता है प्रिंस। फिर वो सबको ऑर्डर देता है प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। बाकी के ग्रीन ऑर्क्स कहने लगते हैं प्रिंस को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेमन किंग हमारी दावत उड़ा देंगे। इग्नस अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए सिस्टम की तरफ देखकर कहता है भाई क्या तुम इसे भी ठीक कर सकते हो? फिर वो अपनी स्किल नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट की तरफ देखकर कहता है ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो नाइट्स के अंडर में आती है और इस स्किल का फाइट से भी लेना देना नहीं है। वो अपने खानदानी खून और 10 बार इस गेम की जीत से इग्नस अपना दिमाग दौड़ाता है
और उस टूटी हुई तलवार को जमीन में धंसा देता है। वो अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं सभी तरह के जादू जानता हूं और सभी स्पेल्स मेरे दिमाग में नगर नाच कर रहे हैं। आगे हम उसका सीरियस लुक देखते हैं, जिसमें सीरियस को छोड़कर सब कुछ था। वो आगे कहता है, पावर ऑफ कॉन्क्वेस्ट की पावर एक किंग की पावर की तरह होगी। फिर वो कुछ कहता है, किंग के बैनर के अंदर जितने लोग होंगे उन सबकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। हम देखते हैं सभी ग्रीन ऑर्क्स के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। अगर तुम इस स्किल के बारे में नहीं समझे तो शॉर्ट में बता देता हूं। अगर तुमने सोलो लेवलिंग का 6th एपिसोड देखा है तो तुम समझ जाओगे। ये जिन्वू की मोनार्क्स डोमेन की तरह काम करती है। इस स्किल की रेंज में आते ही सभी ऑर्क्स को BF मिल जाता है और फाइनली हमें पता चलता है कॉन्क्वेस्ट स्किल की पावर के बारे में। इस स्किल से हमारे साथियों को एक आवाज सुनाई देती है, साथ निभाना साथिया, और वो इस आवाज को सुनकर पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और जिसे ये कमान ना मिले यानी वो गद्दार है, और ये स्किल सिर्फ एक रेंज में काम करेगी। फिर हम उन ऑर्क्स को देखते हैं। सबको इग्नस की पावर मिलने के बाद वो कहते हैं, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इतना कहकर उनकी जवानी की भी जवानी उछाल मारने लगती है। वो पागलों की तरह उन रेड ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं और सबको नॉक डाउन करने लगते हैं। वो पागलों की तरह उनका शिकार करने लगते हैं। बाकी के रेड ऑर्क्स और उनका लीडर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से इनकी जवानी कुछ ज्यादा ही उछाल मारने लग गई। बाकी के चमचे कहते हैं, अचानक से ये पावरफुल हो गए हैं, अब हम इनसे नगर नाच में जीत नहीं सकते। रेड ऑर्क्स का लीडर कहता है, ये सब बेतुका है, और ये सब कर कौन रहा है? तभी उसकी नजर ग्रीन ऑनर्क्स के पीछे इग्नस पर पड़ती है। वो कहता है, यही कमीना ये सब कर रहा है, जिससे बाकी सभी की जवानी उछाल मारने लग गई। वो इग्नस की तरफ फिर से वही अटैक करता है और उससे कहता है, तुम कमीने, इसे अभी रोको। इग्नस भी लाइक, तुम हमारे पापा हो का कि हम तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे? अरे डरते तो हम अपने बाप डिमन किंग से भी नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो बे? लेकिन मजाल है, अभी अभी इग्नस इसी अटैक से मरा था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी कर्क उसे आकर बचा लेता है। कर्क उस स्कारलेट लाइटनिंग के कमीने से कहता है, तुहार इतनी हिम्मत, हमारे मालिक पर हमला करवे, तुमका ना ही छोड़ेंगे। फिर इग्नस कर्क को ऑर्डर देता है, जाओ और इस कमाने को मार डालो। कर्क तानजीरो कमांडो की स्टाइल में आगे बढ़ता है। रेड ऑनर्क्स का लीडर यह देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो उससे कहता है, रुको एक सेकंड। लेकिन कर्क उसकी गर्दन डिमन स्लेयर की स्टाइल में उड़ा देता है। उसके साथ ही अपने लीडर का कटा सिर देखकर बौखला जाते हैं और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। ग्रीन ऑर्क्स में से एक कहता है, ये सब तो डर के मारे भागने लगे। दूसरा कहता है, इनमें से किसी को भी भागने मत देना। इग्नस को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जनरल के मेरिट अब उसके राजा के लिए हैं, और फिर उसे 3 लेवल अप मिलते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड होकर कहता है, मेरा लेवल कैसे बढ़ गया? उसके पीछे हम कर्क को देखते हैं, जो इग्नस की तरफ देख रहा था। फिर वो अपने हाथ को देखकर कहता है, ये सच में स्ट्रेंथ ही है। फिर वो इग्नस की तरफ देखता है, जो कि हवा में अपना हाथ हिला रहा होता है। फिर कर्क कहता है, ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि प्रिंस हमारे साथ थे। फिर हम देखते हैं, फाइट खत्म करने के बाद सभी ऑर्क्स मिलकर कैंपिंग के साथ अपनी जीत का सेलिब्रेशन करने लगते हैं। फिर हम इग्नस को देखते हैं, वो अपने बिस्तर पर बैठा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जितनी बार अपने क्रोम पर सर्च करूं, चाहे जितना खोजने की कोशिश करूं, मुझे लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। फिर वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे अभी शांत रहने की जरूरत है, शांत रहो। फिर वो हमें बताता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे माइंड में। पहली ये है कि ये सच है, मैं इस वर्चुअल रियलिटी गेम में फंस गया हूं, और हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में कोई क्रिटिकल बग आ गया होगा, जो कि अपडेट के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन ये थोड़ा पागलपन हो सकता है, कि ये गेम जिसमें मैं आया हूं यही रियलिटी है। जैसा कि कई सारी नोवेल्स और कॉमिक्स में होता है कि AMC गेम की दुनिया में चला जाता है और उस दुनिया में सब उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वो कर्क और अपनी आज की फाइट के बारे में सोचकर कहता है, और ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जो सिर्फ रियल में ही हो सकता है। NPCs जो कि कभी कभी बात करते हैं,
लेकिन मेरे साथ और मैं उनके साथ रियल में बात कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या यहाँ पर मेरा, मैं बताऊंगा नहीं, खुद देखकर समझ लो कि वो क्या चेक कर रहा है। फिर जब हमारे एमसी को यकीन हो जाता है कि ये दूसरी दुनिया है, तो वो अपने मन में कहता है, क्या मैं एक बार मर कर देखूं? क्या पता मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं? लेकिन उसके जिगरे में इतना दम नहीं होता। वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी मैं कोई ऑर्क या ओगर नहीं हूं। मैं एक राजकुमार हूं जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। फिर उसकी रंग में भंग करते हुए कर्क उसे पीछे से आवाज देता है, प्रिंस, क्या आपके पास थोड़ा खाली समय होगा? मेरे साथ कोपचे में चलिए। इग्नस कहता है, कर्क, आते हो तो बता दिया करो। फिर हम टेंट के बाहर का सीन देखते हैं। इग्नस कर्क से कहता है, तुमने अभी और अचानक से मुझसे स्पेयरिंग करने की बात क्यों कही? फिर हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने खड़े थे। कर्क कहता है, आप हमारे लीडर बनने वाले हैं, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्वॉर्डमैनशिप में आपका लेवल क्या है, जिससे हमें फ्यूचर की तैयारी में मदद मिलेगी। इग्नस कहता है, क्या सच में हमें नगर नाच करने की जरूरत है? करक उसे एक लकड़ी की काठी, मेरा मतलब तलवार, देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर इग्नस हंसते हुए कहता है, देखो जरा, क्या तुम्हें यह बात किसी प्रिंस से कहनी चाहिए? और वो तुरंत कर्क के ऊपर अटैक कर देता है। उससे कहता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहते हो तो सीरियसली करो। कर्क भी इग्नस के अटैक को रोकने के लिए तैयार था। इग्नस का अटैक कर्क को लगता है, लेकिन कर्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इग्नस उसके ऊपर बहुत से हमले ट्राई करता है, लेकिन सबका असर मानो फ्राई हो जाता है। फिर कर्क एक इमेजिनेशन करता है, खुद को बहुत बड़ा पत्थर और इग्नस को एक छोटा सा पत्थर के रूप में इमेजिन करता है। लेकिन वो भी अब सीरियस मोड में आ जाता है और इग्नस को खुद से दूर कर देता है। लेकिन इग्नस इतना वीक था कि खुद को बैलेंस्ड नहीं रख पाया और गिर गया। कर्क उससे कहता है, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? गलती आपकी है, आपने अचानक से हमला कर दिया। तभी अचानक से उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे उसके लेवल के बेसिस पर एक स्किल मिलती है, जिसका नाम है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, फिर से एक स्किल? लेकिन कब और कैसे? फिर वो कुछ याद करता है और हमें बताता है, सोचने पर यह टेलीकिनेसिस की तरह लग रहा है। जब भी मेरे शरीर पर किसी अटैक का एक्सपीरियंस करता हूं तो मुझे कोई स्किल मिल जाती है। करक वहां से जाते हुए इग्नस से कहता है, चलिए अब इस मैच को यहीं पर खत्म करते हैं और दावत का आनंद लेने चलते हैं। लेकिन इग्नस कहता है, किसने कहा कि यह फाइट खत्म हो गई? मैं तो अब शुरुआत करने वाला हूं। और वो तुरंत करक के ऊपर अटैक कर देता है। करक उसके अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है, प्रिंस की मूवमेंट अचानक से बदल गई और काफी बेहतर हो गई है। शायद अब इनके साथ नगर नाच करने में मजा आएगा। फिर वो इग्नस को स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, तो फिर शुरुआत में ये कमजोर होने का नाटक क्यों कर रहे थे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की स्किल्स अचानक से बदल जाएं। फिर से करक इग्नस के ऊपर वही अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है। लेकिन इस बार इग्नस खुद को बैलेंस्ड कर लेता है। वो करक से कहता है, तो बताओ, ये कैसा था? बुरा तो नहीं था? फिर वो करक से पूछता है, वैसे तुम्हारा लेवल क्या है? करक उससे कहता है, मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन जब मैंने लास्ट बार चेक किया था तो उस वक्त शायद 21 लेवल था। ये सुनकर इग्नस अपना लेवल चेक करता है, जिसमें उसे और हमें पता चलता है कि अब इग्नस का लेवल 7 पर आ गया था। इग्नस अपने मन में कहता है, इस स्पीड के साथ मैं जल्दी ही करक से आगे निकल जाऊंगा। इग्नस हमें बताता है, इस दुनिया में सभी के लेवल्स होते हैं और उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ उनका भी लेवल अप होता है, लेकिन वो हमेशा अपना लेवल चेक नहीं कर सकते। मेरी तरह उन्हें अपना लेवल चेक करने के लिए लेवल इवोल्यूशन स्पेल की जरूरत होती है। फिर इग्नस एक लंबी जंप लगाकर करक के ऊपर फिर से अटैक करता है और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सबसे ताकतवर बन सकता हूं। फिर वो कहता है, नहीं, मैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं। आगे वो दोनों अपना अटैक टकराते हैं, जिससे बहुत फोर्स क्रिएट होता है। अब ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं नाइट सागा की गेम को हमें कहानी सुनाने वाला बताता है।
इस गेम में जो डिमन आर्क है उसमें यह बताया जाता है कि कैसे ज़ेफिर अपने सभी भाई बहनों से अलग होकर डिमन किंग बनता है। इस आर्क के एंडिंग तक कई सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक है। उसमें यह बताया जाता है कि कैसे ज़ेफिर अपने भाई बहनों से अलग होता है और एक डिमन किंग बनता है। लेकिन यह तब पता चलता है जब आप इसके सभी एपिसोड्स को शुरू से फॉलो करते हो। फिर हमें हमारे एमसी की आवाज आती है। वो बताता है, लेकिन मुझे पता है कि ज़ेफिर डिमन किंग कैसे बना। ये इवेंट साल 567 में हुई थी, जब ज़ेफिर ने अपने ही भाइयों और बहनों को जान से मार दिया ताकि अपना गोल अचीव कर सके। फिर हम इग्नस को देखते हैं। वो एक कटे पेड़ पर बैठा हुआ था। वो आगे कहता है, कीवर्ड ये है कि ज़ेफिर के सभी भाइयों और बहनों में से एक मैं भी, जिसे कि वो मोटी बुद्धि मार देगा। लेकिन ये अभी साल 512 है, यानी कि वो इवेंट होने से पहले अभी भी मेरे पास काफी समय है। वो सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, सबसे जरूरी ये है कि मुझे इस घटना को अंजाम देने से रोकना है और कुछ भी करके ज़ेफिर से ज्यादा ताकतवर होना है। तभी वहां पर कर्क आता है। वो इग्नस से कहता है, राजकुमार, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपको कहां कहां ढूंढता रहा। इग्नस कहता है, क्या कोई दिक्कत हो गई है? वो उससे कहता है, क्या आप भूल गए कि आज एक मीटिंग होने वाली है? इग्नस हैरानी से कहता है, क्या एक मीटिंग? जल्दी करिए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इग्नस खामोशी से उसके साथ चलने लगता है। अगला सीन हम एक टेंट का देखते हैं। वहां पर इग्नस बैठा हुआ था और उसके सामने दो लोग बैठे थे, जिनके कान इग्नस की तरह ही थे। अंदाजा लगाओ गाइस, कौन हो सकते हैं ये लोग? वो रिमूरू एनीमे का एक डिमन किंग की तरह दिखने वाला बंदा कहता है, तुम अचानक से इतने पोलाइट क्यों हो गए? आराम से रहो, हम सब सिबलिंग्स हैं। वो मुझे लगा कि इग्नस के कर्ता धर्ता हैं। इसका नाम है क्रिस मूनलाइट और ये 7th प्रिंस है। फिर वो लड़की जिसे मैं इग्नस की माताश्री समझ रहा था, दरअसल ये भी इग्नस की सिबलिंग्स में से एक है। वो कहती है क्रिस से, ये मीटिंग हमारा फर्स्ट टाइम है और इसका नाम है कैटलिन मूनलाइट, 8वीं प्रिंसेस। क्रिस इग्नस से कहता है, तुम हमें हमारे नाम से बुला सकते हो। इग्नस थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। फिर वो खुद को इस सिचुएशन में ढांप लेता है और क्रिस से कहता है, ठीक है। इग्नस हमें बताता है, ये दोनों एलन मूनलाइट, जो कि 4th क्वीन हैं और क्वीन ऑफ लाइकेंथ्रोप्स, उनके बच्चे हैं। और गेम में भी ये सब सिरदर्द थे। ये इस कैरेक्टर से, जिसमें मैं अभी हूं, इससे खूब नगर नाच करवाते थे। लेकिन नरसंहार होने के 1 साल पहले से ही ये दोनों ज़ेफिर और डिमन किंग के बाकी बच्चों के हाथों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैटलिन को, जो कि चाय की चुस्की ले रही थी। इग्नस कहता है, उसका रीजन ये था, कैटलिन मूनलाइट के बर्थ का सीक्रेट और ये एक नाजायज बेटी है। फिर कैटलिन इग्नस से गुस्से में कहती है, तुमने बिना किसी प्लानिंग के उन रेड ऑर्क्स के साथ नगर नाच क्यों किया? मैंने तुम्हें सिर्फ पेट्रोलिंग पर जाने के लिए कहा था। इग्नस कहता है, मैं भूल गया था और मुझे नहीं पता था कि वो सब वहां से आ जाएंगे। फिर कैटलिन कहती है, मुझे तुम्हें चेक करने दो। फिर इग्नस के पास आकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर कहती है, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है? इग्नस कैटलिन की ये अदा देखकर शॉक्ड हो जाता है। कैटलिन उससे कहती है, तुम हम सभी सिबलिंग्स में से सबसे कमजोर हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इग्नस कहता है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इग्नस अपने मन में कहता है, ये मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही है? और डिमन किंग के बच्चे कब से इतने क्लोज हो गए? क्रिस कहता है, चलो, ये तो ठीक है कि तुम ठीक हो। क्रिस इग्नस की चिंता करते हुए कहता है, अगर अब से फिर तुमने किसी के साथ नगर नाच करने की कोशिश की तो फिर तुमसे ऑर्केस्ट्रा में फरियाही डांस करवाएंगे। इग्नस कहता है, अब मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। फिर वो शॉक्ड होकर कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये तो सच में काइंड है। फिर वो हमें बताता है, लाइकेंथ्रोप्स में ज्यादातर लोग ऑरा मैजिक का यूज करते थे। शायद ये उनकी लोग लाइफ एनर्जी की वजह से है। अगर मैं फिर से उसी मेथड का यूज करूं तो मैं भी ये मैजिक कर पाऊंगा। फिर वो उन दोनों से कहता है, हे, मुझे एक फेवर चाहिए, क्या मैं मांग सकता हूं? क्रिस उसे परमिशन दे देता है। देखो भाई, इग्नस जो फेवर मांगा था उसे भोजपुरिया भाषा में लिखा था, इसीलिए मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फाइनली बहुत फोकस के बाद मुझे इग्नस के फेवर के बारे में पता चल गया।
वो उनसे कहता है, फेवर के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने ऑरा से हिट करो। ये सुनकर उसकी दीदी गुस्सा हो जाती है और उसका भैया शॉक्ड हो जाता है और उसके ऊपर भड़क कर कहते हैं, ये क्या बक रहे हो एमसी। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं एक बैटलफील्ड का सीन, जहां पर फिर से रेड ऑनर्क्स और ग्रीन ऑनर्क्स के बीच नगर नाच हो रहा था। लेकिन रेड ऑनर्क्स में से एक ऑनर्क अपने साथियों को ही काट रहा था। पीछे से कुछ लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन ये सन की उन्हें जन्नत की सैर कर देता है। फिर पीछे से कोई उसके हाथ पर अटैक करता है, लेकिन वो सन की उसकी तरफ जैसे ही गुस्से से देखता है तो उसकी फट के चौसठ हो जाती है और वो सन की उसके ऊपर बहुत जोरदार हमला करता है, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम सब कमीनों को मार दूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा किल करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात सुनकर ग्रीन ऑर्क्स की भी जवानी उछाल मारने लगती है। फिर उन सब में घमासान युद्ध होने लगता है। हम देखते हैं इग्नस को। वो एक लुसिड लूप में था। वो अपने सामने फिर से उस 2 रंग की आंख वाली लड़की को देखता है। वो उससे कहता है, तुम कहां से आ गई। फिर वो अपने बगल में नजर घुमाता है तो उसे वहां भी कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उन सबको देखकर कहता है, अब तुम सब कौन हो भाई। नाइट सागा के ये सब कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसके पीछे वही लड़की आती है, लेकिन जैसे ही इग्नस उसकी तरफ देखता है तो फिर से वो लड़की रोशनी करके वहां से गायब हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसी मेंशन को जिसे हमने एमसी के रिग्रेशन के वक्त देखा था। हम देखते हैं इग्नस सोकर उठता है और चेन के अंदाज में कहता है, तो क्या ये सपना था। तभी उसकी रंग में भंग करते हुए कर्क उसे पीछे से डरा देता है। इग्नस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम एमसी ये क्या कर रहे हो। कर्क कहता है, मैं बस ये चेक करने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। फिर कर्क इग्नस से पूछता है कि आपने राजकुमारी से खुद को मारने के लिए क्यों कहा था। आप रोने लगे थे और बेहोश हो गए थे। तभी वो इग्नस की तरफ देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। फिर हम देखते हैं इग्नस को और उसके ऊपर सिस्टम को, जिससे पता चलता है कि इग्नस को एक स्किल मिली जिसका नाम है ऑरा। इग्नस कहता है, मैं इसे फील कर सकता हूं। कर्क हैरान होकर कहता है, क्या आप ऑरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या आपने इसका सिर्फ एक हिट सहकर इसे अवेकन कर लिया। तुम क्या चीज हो भाई। इग्नस उससे कहता है, हां बस कुछ हद तक। फिर कर्क कहता है, तो क्या उस दिन लाइटनिंग ट्राइब के साथ लड़ते हुए हमें जो बेफ मिला था, तो क्या वो आपकी जवानी का उछाल था। इग्नस कहता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कर्क कहता है, अब मैं समझा। अगर आप उस दिन ना होते तो आज हमारी मौत की खुशी में लोग दही चूरा का मजा मारते। फिर इग्नस कर्क से पूछता है, क्या जब मैं सो रहा था तो उस दौरान कुछ हुआ था कि नहीं। कर्क कहता है, बेशक, सब नगर नाच कर रहे थे। इग्नस पूछता है, कैसा नगर नाच। कर्क उसे बताता है, आपके सोने के दौरान मेन फोर्स ने लाइटनिंग ट्राइब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और इन दोनों की लड़ाई भी हुई और हमारी मेन फोर्स जीत भी गई। इग्नस उससे पूछता है, मेन फोर्स किस बारे में बात कर रहे हो तुम। मैंने तो सोचा था कि क्रिस, कैटलिन और मैं ही यहां स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब को खत्म करने आए हैं। कर्क इग्नस से कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको पता है कि वह ट्राइब कितनी बड़ी है। वो आप सबको आसानी से मसल देंगे। इग्नस पूछता है, तो मेन फोर्स का इंचार्ज कौन है। कर्क कहता है, जनरल बंधाल। भाई, उस सनकी की बात हो रही है। इग्नस शॉक्ड होकर कहता है, क्या जनरल बंधाल। ये तो नगर नाच करने में सबसे माहिर है। फिर इग्नस हमें बताता है, जनरल बंधाल यहां पर मौजूद सभी ताकतवर लोगों में से एक हैं। यही वजह है कि जब मैं जेफिर के कैरेक्टर के साथ खेलता था तब मुझे एक सबॉर्डिनेट के तौर पर यही सन की सबसे पसंद आया था। फिर वो थोड़ा हैरान होकर कहता है, 1 मिनट, ये मेरा चांस भी सकता है। साल 515 में वो सन की जेफिर का सबॉर्डिनेट बन जाता है, लेकिन मैं ये गेम खेल चुका हूं और मेरा खानदानी खून कहता है कि उस सनकी को अपनी साइड पर रखूं। और वैसे भी वो अभी तक जेफिर का सबॉर्डिनेट नहीं बना है। वो अपनी काली जुबान बाहर निकाल कर कहता है, तो जबकि मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। अगर उसे इनाम देने का लालच दिया जाए तो वो सन की ऐसा नगर नाच करेगा जिससे बाकी सभी की खटिया खड़ी हो जाएगी।
और जो खाना उसे पसंद है वो है उसके दुश्मनों का टैलेंट। फिर वो कहता है, लेकिन उसे अपनी साइड लाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसे पहले हमें ड्यूअल में हराना होगा। कहानी सुनाने वाला बताता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कभी भी 100% दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे साथ नॉर्थ कोरिया वाला सीन कर देते हैं। इग्नस सीरियस होकर कहता है, सीरियस को छोड़कर बाकी सब है, मैं ये जानता हूं, लेकिन उस सनकी को अपनी साइड करने के लिए और उसे अपना सबॉर्डिनेट बनाने के लिए मुझे जेफिर से ज्यादा ताकतवर होना होगा, और वो सब करने के लिए मेरे पास अभी बहुत समय है। पहले चलकर थोड़ा नगर नाच कर लेते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है, सबसे पहले सनकी, तुम बनोगे मेरे सबॉर्डिनेट। अब सीन कट होता है। हम देखते हैं कोई कहता है, क्या ये तुमने कैसे किया? हम देखते हैं कैटलिन के कैंप को। दोनों भाई बहन ये देखकर शॉक्ड हो गए थे। क्रिस कहता है, सिर्फ एक दिन में तुम ऑरा एक्सपल्शन के लेवल 1 पर आ गए? फिर वो अपनी चमकीली आंखों के साथ स्माइल पास करता है और मन में कहता है, वो इसीलिए क्योंकि नगर नाच करने से जो पॉइंट बने थे मैंने उन सबको ऑरा में लगा दिया। मुझे तो लगता है कि हमारा एमसी सठिया गया है, सारे पॉइंट्स को ऑरा में लगा दिया। फिर इग्नस हमें बताता है, ये कोई जल्दबाजी में लिया फैसला नहीं था, और अब मैं तुम्हें ऑरा के बारे में बताता हूं। ऑरा जनरल तरीके से किसी की फिजिकल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करती है, और ये रियलिटी में टेलीकिनेसिस से भी बेहतर है। क्रिस कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारी स्पीशीज गंधर्व की है। तुम ऑरा का इस्तेमाल कैटलिन से बेहतर कर पा रहे हो। इग्नस हंसकर कहता है, अरे भैया क्यों नहीं, जब सिस्टम हो साथ तो डरने की क्या बात। फिर क्रिस पूछता है, क्या तुम एक अंडरग्राउंड मैप बना सकते हो? इग्नस पूछता है, एक अंडरग्राउंड मैप? क्या आपके कच्छे का या आपकी जीएफ का? क्रिस गुस्से से कहता है, चुप जा, खोपड़ी के। इग्नस अपने मन में कहता है, सच में तो नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा गूगल मैप्स है। वो क्रिस से कहता है, क्या मुझे एक पेन और कॉपी मिलेगी? थोड़ी देर बाद का सीन। क्रिस कहता है, भाई कुछ दिन पहले कोई सस्ता नशा कर लिए थे क्या? या तुम्हारी जवानी बवाल मारने लग गई है क्योंकि तुमने ऐसा मैप बनाया है जिसमें इतनी डिटेलिंग है जितनी कि जो अभी मेरे पास है। क्रिस उसकी तारीफ करते हुए कहता है, भाई तू तो जीनियस है। कोई छोरी है कि नहीं लाइफ में तेरे? नहीं है तो बता, अपना बाबा वाला बिजनेस जिंदाबाद है। इग्नस कहता है, ठीक है, मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। फिर पता नहीं क्यों लेकिन कैटलिन शर्माते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं कुछ बताती हूं। वो बताती है, स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब के जितने भी लोग आए थे वो सब मारे गए क्योंकि उन बेवकूफों को नहीं पता था कि हम अंडरग्राउंड रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिस कहता है, यही वजह है कि हम इन रास्तों का यूज करके उन पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। फिर वो इग्नस से कहता है, उस नोट पर अभी भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे तुमसे बनवाना है। इग्नस कहता है, अब पैसे लूंगा काम करने के लिए क्योंकि हम थोड़े बिहारी टाइप के लोग हैं। आगे हम पहाड़ों को देखते हैं। फिर इग्नस और उसकी सेना को। करक उससे कहता है, हम फिर से उसी एरिया में पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। इग्नस कहता है, मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं अपने सभी सिबलिंग्स में सबसे छोटा हूं। भाई आईएमसी का चाहते हो, अपने पापा जी से कहकर एक और सिबलिंग की डिमांड क्यों नहीं करते? जानते हो पापा जी बांस कर देंगे। करक कहता है, लेकिन इस बार हालात पहले की तरह नहीं होंगे कि आप फिर से मार दिए जाएं। इस बार हमारे पास रीइंफोर्समेंट है। तभी कैमरा झूम होता है इग्नस के फेस पर, दो हुड वाले पर्सन के बीच से। इग्नस कहता है, तुम तो सिस्टर हो, तुम यहां क्या कर रही हो? और इस रोब के साथ कैटलिन उसे चुप करते हुए कहती है, ऑर्केस्ट्रा में आए हो का कि इतना चिल्ला रहे हो? वो इग्नस से कहती है, मैं तुम्हें सीक्रेटली फॉलो कर रही हूं ताकि कोई दिक्कत हो तो बाकी सबको मरने के लिए छोड़कर तुम्हें दही चूरा का मजा लेने के लिए बचा सकूं। लेकिन बीच में तब आऊंगी जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो, और ये पूरी तरह से तुम्हारी अचीवमेंट होनी चाहिए, नहीं तो पापा तुम्हें बांस कर देंगे। इग्नस अपने मन में कहता है, क्या वो सच में मुझे इतना सपोर्ट करेगी? क्या ये पवा चढ़ा के आई है? फिर वो हंसते हुए कहता है, मेरी अचीवमेंट। फिर वो दूसरी लड़की इग्नस से कहती है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम सेरेना है।
इग्नस भी कहता है, नाइस टू मीट यू, अपन है नंगा हीरो। इग्नस, मेरा मतलब भंगा हीरो। लड़की बी लाइक, अरे कहना क्या चाहते हो? आगे वो कहती है, फिर भी हम आपके ऊपर नजर रखेंगे और आपके साथ ही होंगे, इसीलिए चिंता मत करो। इग्नस कहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम एक गुफा को देखते हैं, फिर उस गुफा में इग्नस के साथ बाकी लोगों को भी। करक कहता है, इस गुफा के सभी रूम्स खाली हैं। वो कमाने अपने साथ ये सब सामान नहीं ले जाते, लेकिन ये सामान गायब कहाँ हो गया? शायद ये ड्वार्फ का काम है। इग्नस करक से पूछता है, तो पिछली बार जो वेपन्स मिले थे उनका क्या? करक कहता है, शायद उसे वैल्यूएबल नहीं समझा गया, इसीलिए उन सबको भंगार वाले को दे दिया। इग्नस बी लाइक, हम बहुत गरीब हैं साहब, हमको दे दिए होते। इग्नस कहता है, मुझे भी यही लगता है। फिर कैमरा उन्हें झूम करता है, लेकिन थोड़ा सा, फिर पूरा सा झूम करता है। करक कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, प्रिंस। इग्नस उससे कहता है, हाँ, मैं सुन सकता हूं। फिर वो झट से अपने गूगल क्रोम को खोलता है। हम देखते हैं कई सारे एनिमी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इग्नस कहता है, ये वही सब होने चाहिए। फिर वो कहता है, अब बात करने से नहीं बनेगी, दूसरी बात, इसीलिए अब शुरू होगा असली नगर नाच। वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है, उसमें सिर्फ एक सामान था। आगे हम देखते हैं वो एक पौवा था। इग्नस कहता है, ये एक फ्लैश स्पेल का आइटम है, जरूरत के लिए मैंने इसे ले लिया। फिर वो करक से कहता है, जब मैं इशारा करूं तो सबसे कह देना कि सब अपनी आंखें बंद कर लें। करक कहता है, जो हुक्म मेरे मालिक। फिर कैमरा झूम होता है, थोड़ा सा उनके सिर के पीछे से। हम देखते हैं उनके सामने की गुफा को। फिर जब कैमरा पूरा झूम करता है तो हम देखते हैं कई सारी लाल आंखें। फिर वो आंखें अपने शरीर के साथ बाहर निकलती हैं और सभी स्पाइडर मॉन्स्टर्स हैं। कहानी सुनाने वाला हमें बताता है, ये मॉन्स्टर्स हमेशा झुंड में रहते हैं और इनके पास एक ऐसा जहर होता है जिससे ये किसी को टपका सकती है। यानी पहले इनके पॉइजन से तुम्हें लकवा मार जाएगा और तुम मरियल हो जाओगे, फिर ये तुम्हें दही चूरा समझकर कच्चा चबा जाएंगी। तभी हमारा MC सबसे जोर से चिल्लाकर कहता है, कमीनो, सब नीचे झुक जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर इग्नस उस शीशी को उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है और वो शीशी बीच हवा में ही ब्लास्ट होने लगती है। मॉन्स्टर्स के ऊपर एक डिवाइन ब्लास्ट होता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स को समझ नहीं आता कि हमें भागना चाहिए या लड़ना चाहिए। कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स कमजोर हो जाते हैं अगर इनके सामने उजाला हो। ये सब चांदनी चौक में शिकार और अमावस्या की रात में शिकारी बनते हैं। फिर वो सबको ऑर्डर देता है, तो चलो नगर नाच शुरू करो। बस ये सुनते ही सारे मोटी बुद्धि के ऑर्क्स उनके ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो अपने मौसा की बारात में जा रहे हों। फिर उन मॉन्स्टर्स में, और भाई दोनों पक्ष ही मॉन्स्टर्स हैं, किसी को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि ये मोटी बुद्धि के ऑर्क्स उन दूसरे मॉन्स्टर्स को किल कर रहे थे। इग्नस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भी आगे आकर उनके साथ फाइट करे। चिंता मत करो, अपना लल्लू MC सबको बता रहा है कि मॉन्स्टर्स का कमजोर हिस्सा कहाँ है। फिर वो अपना GPS देखता है जिसमें पता चलता है कि अभी और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। फिर इग्नस कहता है, स्टोन स्पाइडर्स हमेशा ग्रुप में हंटिंग करते हैं और हर ग्रुप में एक लीडर होना जरूरी होता है। हम देखते हैं उसके GPS पर, जिसमें मटर के दानों के बीच में एक अंगूर दिख रहा था। लेकिन इग्नस अकेला नहीं जाता। वो करक से कहता है, करक, मेरे पीछे आओ, मुझे पता चल गया है कि बॉस मॉन्स्टर कहाँ है। करक कहता है, तुम्हें कैसे पता? बाबा वाला झोल कर रहे हो क्या? वो दोनों फाइट के बीच से जा रहे थे। मजाल है कोई उन पर अटैक करे, लेकिन उनके अगले गुफा के गेट पर पहुंचते ही उनका सामना बॉस से हो जाता है। उसका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन करक की जवानी कुछ ज्यादा ही उछाल मार रही थी। बिना किसी प्लानिंग के वो अपनी एक्स के साथ, भाई प्यार मोहब्बत वाली एक्स नहीं, वेपन वाली एक्स के साथ, करक एक हाई जंप लगाता है और उस बॉस मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अटैक का उस बॉस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। करक कहता है, इस बॉस मॉन्स्टर ने तो अपना एक्सटीरियर काफी खर्चा देकर कराया है। फिर इग्नस कहता है, मैं पहले भूल गया था, लेकिन एक एक्स से इसकी चमड़ी नहीं काट सकते।
इसकी खाल निकालकर अगर मस्त फ्राई करना है तो आरी लेकर आना पड़ेगा। फिर वो हमें बताता है सिर्फ यही एक कमजोरी नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है फायर। लेकिन मैं अभी फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकता। फिर वो मॉन्स्टर रोर करने लगता है, जिसे देखकर कर्क हैरान हो जाता है। इग्नस कर्क से कहता है, मोटी बुद्धि, मेरी बात सुन। इस मॉन्स्टर बॉस की कमजोरी फायर है। कुछ भी कर, लेकिन इसका अंतिम संस्कार इसकी चिता जला कर कर। कर्क बी लाइक, क्या बक रहा है एमसी? यहां पर अब मैं आग कहां से लेकर आऊं? फिर कोई इग्नस से कहता है, इग्नस, अपनी स्वॉर्ड ऊपर करो। वो जैसे ही अपनी छोटी तलवार को ऊपर करता है, कोई नेजुको की तरह अपना ब्लड डेमन आर्ट यूज करता है, जिससे इग्नस की तलवार योरिची की तलवार में बदल जाती है। इग्नस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अभी अभी किसी ने मैजिक कास्ट किया। ये उसकी सिस्टर थी। फिर वो इग्नस से कहती है, इतना काफी है। लेकिन और कुछ सुनने से पहले ही वो बॉस मॉन्स्टर इग्नस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब तो मानो इग्नस भैया को इग्रिस की तरह लाखों सालों का एक्सपीरियंस हो गया हो। वो बिल्कुल भी नहीं डरता और खुद भी अटैक करने के लिए रेडी था। तभी उसे एक ओपनिंग दिखती है और उसी के साथ ही बॉस मॉन्स्टर का अटैक भी हिट होता है, जिससे जमीन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इग्नस टांजीरो की तरह उस अटैक के अंदर से निकलता है और सन ब्रीदिंग के 100 फॉर्म को यूज करता है, जिसका नाम है बर्निंग ब्लेड। लेकिन देखने में हिनोकामी कागुरा का हालो ड्रैगन डांस लग रहा था। उसके बाद का नजारा सिर्फ फायर था। इग्नस भी ये देखकर हैरान लग रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी सिस्टर के पास इतनी मैजिक पावर होगी। फिर हम देखते हैं इग्नस की बॉडी से फिर से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है और सिस्टम उसे 2 बार लेवल अप देता है। उसका लेवल अब 9 हो गया था। ये देखकर इग्नस को लगता है कि उसकी भी जीएफ बन गई। इतनी खुशी हुई। तभी कैटलिन इग्नस से पूछती है, क्या वो ठीक है? और कभी कभी उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी क्यों निकलने लगती है? इग्नस कहता है, वो उसकी जवानी उछाल मारने लगती है किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद, या आप इसे ब्लेसिंग की तरह मान सकती हैं। कैटलिन उससे पूछती है, क्या ब्लेसिंग? क्या ये गंधर्वों में होती है? इग्नस कहता है, शायद। भाई, इनके बाप डिमन किंग ने पता नहीं किन किन से शादी की है। कोई गंधर्व है तो कोई बीस्ट है तो कोई मूनलाइट है। लेकिन फिर से कैटलिन इग्नस से पूछती है, वैसे जरूरी बात यह है कि तुमने इस क्रिएचर के साथ पहले भी लड़ाई की है क्या? क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, मानो कि इग्रिस की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई हो। इग्नस बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस ये किताब में पढ़ा था। फिर वो अपने मन में कहता है, मैंने गेम में कई बार उनके साथ नगर नाच किया है, इसीलिए समय आने पर मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। भाई संग जिन्वू का डायलॉग मार रहा है। उनकी रंग में भंग करते हुए कर्क कहता है, प्रिंस, ये देखो। इग्नस जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्राचीन तहखाना है। कैटलिन कहती है, खोपड़ी के ये बस एक दरवाजा है। फिर वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। इग्नस कहता है, ये तो वही चीज है, एक टाउन पोर्टल है। कर्क इग्नस से पूछता है, क्या आपको पता है कि ये क्या है? इग्नस फिर से बहाना बनाने लगता है। वो कहता है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। लेकिन इग्नस सच में कंफर्म करता है कि उसे सच में नहीं पता। वो अपने मन में कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन ये पैटर्न ड्वार्वेन स्टाइल है। इग्नस आगे हमें बताता है, जब मैंने कई बार जेफिर के कैरेक्टर के साथ खेला तब मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने एक हीरो के कैरेक्टर के साथ खेला तब मुझे ऐसी चीज कई बार दिखाई दी। फिर वो उस फ्यूचर देखने वाले गोले के पास जाता है। इग्नस हमें बताता है, शायद अगर हम इसमें अपना माना डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इग्नस बाकी सबसे कहता है, मुझे लगता है कि ये एक पोर्टल है। कैटलिन पूछती है, कैसा पोर्टल? कैटलिन के बगल वाली लड़की कहती है, डिजाइन को देखते हुए लगता है कि राजकुमार सही हैं। फिर कैटलिन कहती है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये कहां से जुड़ा हुआ है? ये सुनकर सेरेना कहती है, अगर ऐसी बात है तो आसपास जरूर कोई इंस्क्रिप्शन होगा। फिर करक कहता है, प्रिंस, यहां पर मुझे लगता है कि यहां कुछ लिखा हुआ है। इग्नस और बाकी लोग भी उसे देखने जाते हैं। कैटलिन कहती है, ये नॉर्मल डिमन स्क्रिप्ट नहीं है। इसे देखकर लगता है कि ये ड्वार्वेन कैरेक्टर में लिखा है। करक कैटलिन से पूछता है, क्या आप इसे पढ़ सकती हैं? कैटलिन कहती है, मैं एक डिमन स्पीशीज हूं,
मुझे कैसे पता होगा ड्वार्वेन स्क्रिप्ट के बारे में? फिर वो सेरेना से पूछता है, लेकिन ये भी अनपढ़ है। करक की तरह यही क्या, कैटलिन भी अनपढ़ है। तभी कोई पढ़ाई का कीड़ा उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए कहता है, गिश्का माउंटेन पोर्टल नंबर 2। दोनों लड़कियां हैरान होकर उस ओर देखती हैं। वो इग्नस होता है। वो उस स्क्रिप्ट को आगे पढ़ते हुए कहता है, और ये पोर्टल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो इस स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ पा रहा है। वो यही बाकी सबसे भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ड्वार्वेन स्क्रिप्ट कैसे पढ़ पा रहा हूं। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपको एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है ड्वार्वेन लैंग्वेज। इग्नस अपने मन में कहता है, रुको जरा, क्या मैं ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकता हूं? करक पूछता है, प्रिंस, क्या आप सच में इसे पढ़ सकते हैं? इग्नस भी लाइक, दिखता नहीं क्या खोपड़ी के। कैटलिन कहती है, इग्नस, अब से तुम ड्वार्वेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। सेरेना पूछती है, तो नीचे क्या लिखा है? इग्नस एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह कहता है, मुझे लगता है कि अगर हम अपने माना को इसमें इन्फ्यूज करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इग्नस कैटलिन से कहता है, क्या आप उस गोले में अपना माना इंजेक्ट कर सकती हैं? कैटलिन हैरान होकर कहती है, मैं क्यों, तुम खुद क्यों नहीं करते? इग्नस अजीब सा फेस बनाकर कहता है, मैं अभी भी एक खिलाड़ी, कच्चे में मूतने वाला बच्चा, लेकिन दिल से काफी अच्छा हूं, इसलिए मैं उसका यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर कैटलिन मान जाती है और फिर हम देखते हैं वो सब उस बाल के पास आ गए थे। कैटलिन अपना माना उसके अंदर इंजेक्ट करने लगती है। वो बाल पहले थोड़ा ग्लो करता है, बाद में पूरा ग्लो करता है और उनके ऊपर एक होलोग्राम बन गया था। उनमें से कोई कहता है, ये तो गिश्का माउंटेन है। कैटलिन कहती है, ये जगह पोर्टल नंबर 3 है और हम इस पोर्टल के बेस पर हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पर कई सारी ड्वार्वेन टनल्स हैं। ये पॉइंट हमारी करंट लोकेशन है और उन ड्वार्वेन टनल्स में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्कारलेट लाइटनिंग ट्राइब वहां हो सकते हैं, लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता है। करक इग्नस से कहता है, क्या ये ठीक नहीं है कि हमें उनके बेस के बारे में पता है? उनकी आर्मी इसी माउंटेन के सामने तैनात है। इग्नस कहता है, अरे मोटी बुद्धि, तुमने पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी जवानी की तरह तुम्हारा दिमाग भी उछाल मारता है। ये सही है, हम उनके ऊपर पीछे हमला करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। इग्नस कहता है, आज के लिए काफी नगर नाच हो गया, अब हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे क्रिस के साथ इस मुद्दे पर सावधानी बरतने वाली बात करनी है। आगे हम देखते हैं एक टेंट को, एक नहीं कई सारे हैं। किसी की आवाज आती है बैकग्राउंड से। वो कहता है, सोचने वाली बात यह है कि उन कमीनों ने वहां पर बेस बनाया तो बनाया कैसे, और वहां पर एक पोर्टल कैसे हो सकता है? फिर हम उस टेंट को देखते हैं। उसके अंदर 3 लोग हैं और तीनों ही नगर नाच करने में उस्ताद हैं। क्रिस इग्नस से कहता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, तुम हमारे लिए ब्लेसिंग हो। इग्नस कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी कहो तो मैं आपका थाम लूं। फिर क्रिस स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अपना कच्छा दिखाकर कह सकते हो। जब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन इग्नस मना कर देता है और अपने मन में कहता है, अगर किसी से कुछ ना लें तो वो और भी ज्यादा देने के लिए मान जाता है। भाई, मैं इनाम की बात कर रहा हूं। क्रिस कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने एक लीडर के तौर में एनफोर्स की काफी मदद की है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड देकर मुझे खुशी होगी। अगर तुम मना करोगे तो इससे मुझे बहुत बुरा लगेगा। इग्नस अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कुछ नहीं कहता। इग्नस कहता है, अगर ऐसा है तो, लेकिन मैं जो मांगूंगा वो कुछ अलग होगा। क्रिस कहता है, अलग? अब तो मैं और एक्साइटेड हूं कि मेरा छोटा भाई मुझसे क्या चाहता है। कहीं वो कोई छमिया तो नहीं है? इग्नस भी लाइक, क्या ये क्या बक रहे हो एमसी? फिर इग्नस कहता है, अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे बीस्ट गॉड फिस्ट टेक्निक सिखा सकते हो? ये सुनकर क्रिस भड़क जाता है और कहता है, बिल्कुल, सुकूना की स्टाइल में। क्या कहा? इग्नस अपने मन में कहता है, ये मांगने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। कम लेवल होने की वजह से मैं अभी वाइल्ड वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तकनीकें अलग होती हैं और मुझे पता था ये सिर्फ ऊंची दुकान मीठा पकवान है।
कहानी सुनाने वाला हमें बताता है बीस्ट गॉड फिस्ट टेक्निक एक हाई क्लास मार्शल आर्ट है और इसका सीक्रेट सिर्फ रॉयल लाइकैंथोप्स फैमिली के पास है। इजी वर्ड्स में ये एक एस रैंक की मार्शल आर्ट है। फिर इग्नस आगे कहता है, मुझे पता है कि ये एक बेतुकी मांग है, लेकिन अगर इसने मना कर दिया तो मैं समझूंगा। फिर इग्नस क्रिस से कहता है, मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, है ना? मैंने पहले से ही सोचा था कि ये इम्पॉसिबल होगा। ये सुनकर क्रिस कुछ नहीं कहता, लेकिन क्रिस जुबान दे चुका था। फिर वो इग्नस से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर इग्नस को लगता है कि ये इतना भी बुरा नहीं, लेकिन क्रिस उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, बस बेसिक्स ही। क्या सच में? इग्नस कहता है। फिर क्रिस कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कम से कम ऑरा की तकनीकें सिखाऊंगा। फिर क्रिस इग्नस से कहता है, तो अब ये बताओ कि ये गिफ्ट कैसा रहेगा? क्या ये काफी है या अभी कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? लेकिन इग्नस कुछ नहीं कहता। तो क्रिस उसे कहता है, तुम कुछ कह नहीं रहे? लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो ठीक है, मैं चलता हूं। इग्नस के तोते उड़ जाते हैं। ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है, अरे ऐसा किसने कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो इग्नस का नाम लेता है। इग्नस उनकी तरफ देखता है। क्रिस और कैटलिन दोनों स्माइल कर रहे थे। क्रिस कहता है, इग्नस, अब मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूं, एक भाई के रूप में। इग्नस कहता है, बड़े भैया। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या बड़े भैया? मैं ये क्यों कह रहा हूं? फिर कैमरा झूम होता है क्रिस की आंख पर। वो कहता है, ये वर्ड सच में मीनिंगफुल है। इग्नस अपने मन में कहता है, अच्छा, ठीक है, मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों भाई हैंड शेक करते हैं और सब के सब स्माइल कर रहे थे। शायद मुझे इतना पार्ट स्किप कर देना चाहिए था। कुछ कहने के लिए लिखा ही नहीं है। फिर इग्नस अपने मन में कहता है, ठीक है, अब से हम साथ में काम करेंगे। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके आगे पार्ट्स भी जल्दी ही आने वाले हैं।